नमस्कार। कहते हैं प्रतिभा के साथ जब शुभ निष्ठा और लगन का सामंजस्य होता है तो व्यक्ति के गुण कस्तूरी की गंध में बोलने लगते हैं। जी हाँ, हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो हमारे समाज में इस तरह से कार्य कर रही हैं जो उनके गुण जो हैं काफ़ी चिन्हित किए जाते हैं और कहते हैं ना कि आज की नारी किसी से ना हारी। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी ही नारी जो है वो मेहमान हैं जो विगत 25 वर्षों से अपने ओन बुटीक की संचालिका हैं और खादी और हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की जो फैब्रिक है उसमें फ्यूजन करती हैं। एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, एक बहुत अच्छी माँ हैं, एक बहुत अच्छी पत्नी है, एक मित्र हैं और समाज को जागरूक करने के लिए बहुत सारा सोशल वर्क भी करती हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी एक ऐसी ही बहुत ख़ास महिला से। नाम है उनका रेणु नायक जी। रेणु जी, आपका नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। आपने इतनी सारी तारीफ़ करी, मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ इतने टैग्स जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आप को एक सोशल एंटरप्रेन्योर ही समझती हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से मोटो ये रहा है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल्स को, हमारा जो देश है वो बहुत रिच है ट्रेडिशन में, एम्ब्रॉयडरीज़ में, फैब्रिक्स में, प्रिंटिंग टेक्निक्स में, कि मुझे लगता है कि हमको इनको प्रमोट करना चाहिए। इनसे हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी इन चीज़ों को प्रमोशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करें। तो शायद उसका कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट है जो आप कह रही हैं। रेणु जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, आपको आपके बहुत पीछे ले जाना चाहूँगी कि मतलब एक साइंस की स्टूडेंट किस तरह से रंगों में और फैब्रिक में कलाकारी दिखा रही है। किस तरह से आपका रुझान, क्या परिवार में इस तरह का कुछ वातावरण था या किस ओर आप इस तरह से उन्मुख हो पाई? मैं आपको बताऊं, मैंने कभी रेडीमेड कपड़े नहीं पहने। मेरी मम्मी बहुत अच्छी खुद डिज़ाइनर थी और हम 3 बहनें थे और पूरी हमारी कॉलोनी में हम तीनों बहनों के कपड़ों की बड़ी तारीफ़ होती थी क्योंकि हम उनके बनाए हुए कपड़े पहनते थे और वो चूँकि बाज़ार से ख़रीदे हुए नहीं होते थे तो वो हमेशा एक्सक्लूसिव होते थे। तो वो जो चीज़ एक बचपन से चली आई वो बाद में भी कंटिन्यू रही। और यहाँ आकर के कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं शादी होकर भोपाल आई तो मेरे हस्बैंड की फार्मास्यूटिकल यूनिट थी मंडीदीप में, तो वहाँ मेरा साइंस यूज़ होता था क्योंकि फॉर्मुलेशंस मेडिसिन के वो सब मैं करती थी। लेकिन चूंकि ये शौक था तो ये साइड बाय साइड एक इस तरीके से चलता रहा कि फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट किया, एग्जीबिशंस की। फिर जाकर के ऐसा हुआ कि भी 98 में आई स्टार्टेड माय ओन शॉप जो आज तक चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। आप रेणु जी खादी पे और जो हमारे मध्य प्रदेश का बाग है, जो मध्य प्रदेश का हमारा फैब्रिक है, इस पे बहुत फ्यूजन करती हैं जी। तो किस तरह से फ्यूजन करना पसंद करती हैं और किस तरह से क्या लोगों का रुझान देखकर करती हैं? इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी शॉप के पड़ोस में जो बाकी शॉपकीपर्स थे वो मुझसे तो नहीं कहते थे पर मेरे हस्बैंड से हमेशा कहते थे कि ये तुम्हारी वाइफ ना, ये क्या छीट के कपड़ों पे काम करती है, ऐसे दुकान नहीं चलती है साहब, आप तो कुछ चमकीले कपड़े लाइए, सिंथेटिक कपड़े लाइए और उसके कपड़े बनाइए। पर मेरा पर्पज़ ये था कि जो मैं पहनूं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो लोगों को रोजगार दे, माने जिसको कि आजकल सस्टेनेबल फैशन कहते हैं, मैं हमेशा से उसको प्रमोट करना चाहती थी। अब चूंकि हमको अगली जनरेशन को भी इन फैब्रिक्स के लिए अट्रैक्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं उन फैब्रिक्स में ट्रेडिशनल अटायर के साथ साथ मॉडर्न और फ्यूजन ये देना हमारी ज़रूरत है। और बच्चे अब उस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन आ रही है वो शायद साड़ी और कुर्ता उतना नहीं पहनेगी, लेकिन उसी को जब हम फ्यूजन के फॉर्म में उनके सामने रखते हैं तो वो उसको पसंद करते हैं। तो ये तो वक्त की मांग है, वक्त की मांग है, वक्त के साथ हमें चलना चाहिए, बदलना भी चाहिए। और कहते हैं ना कि प्रकृति भी नया कलेवर बदलती है और रंग बदलती है और नई नई चीज़ें, परिधान, जो बदलाव आ रहे हैं हमें कहीं ना कहीं उनको उस हद तक स्वीकार भी करना चाहिए। आप समाचार पत्रों में भी आपकी खादी में जो फ्यूजन है उसकी बड़ी तारीफ आती है, पढ़ने को मिलता रहता है। और आप जिस तरह से खादी के बारे में जो करती हैं, मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें फैशन परेड भी आपकी होती है, और जिस तरह से आपके परिधान पहनकर लोग रैम वॉक करते हैं, तो किस तरह से हम मौसम के साथ कपड़ों को किस तरह से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मौसम की मार कहीं ना कहीं कपड़ों से भी कम हो जाती है। जैसे सर्दी है तो सर्दी में हम उस तरह से परिधान पहनते हैं, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी में हम उस तरह से परिधान पहनते हैं। तो किस तरह से ये मौसम की मार को भी झेल पाते हैं, किस तरह से ये परिधान आते हैं, बताइए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खादी की हमारी खासियत ये होती है कि वो सर्दियों में गर्म होता है वही कपड़ा, और गर्मियों में वो कपड़ा हमको ठंडक देता है, शीतलता देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। तो बहुत ज़्यादा फैशन हमारा चेंज नहीं होता मौसम के हिसाब से, कलर पैलेट हमारा चेंज होता है, क्योंकि सर्दियों में कुछ कलर्स ब्राइट चले आते हैं, गर्मियों में कुछ कलर्स हमारे थोड़े लाइट चले आते हैं। लेकिन खादी और चंदेरी, ये जितने नेचुरल फाइबर्स हैं, ये आप किसी भी सीज़न में पहनिए, आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। सिंथेटिक कपड़ों में ज़रूर दिक्कत होती है कि आप उनको गर्मियों में नहीं पहन सकते, इसलिए हमारा मोटो है कि हम अपने ही जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसको हम प्रमोट करें। और प्रमोशन के तरीके, प्रीति जी, जैसा आजकल आप जानते हैं, अपने आउटलेट के अलावा आजकल सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से फेसबुक, इंस्टा और कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स हमको जब मिलते हैं तो वहाँ हम अपने फैशन शोज़ करते हैं, जिसमें हमारे जो कपड़े हम प्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली वही होते हैं जो वेयरेबल हों और इकोनॉमिकली वेयरेबल। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत महंगा कपड़ा आपने डाल दिया तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फैशन शोज़ को प्रमोट करते हैं ताकि वहाँ हमारे जो नई स्टाइल्स और डिज़ाइंस हैं वो सबको दिखे। कहते हैं कि हमारे परिधान हमारी पहचान है, और आपने कहीं ना कहीं इस पहचान को और सभी जगह फैलाया है। और जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं वो कार्य वाकई बहुत प्रशंसनीय है, और इन कार्यों का उल्लेख भी होता रहता है, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में भी उल्लेख होता रहता है, और आपके बनाए जो परिधान हैं वो पसंद भी बहुत किए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं तो हमें बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, हमें रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो कुछ आपको बहुत सारे सम्मान मिले, उसकी एक लंबी फहरिस्त है, तो उसके बारे में कुछ ज़रूर बताइएगा हमें। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमको लगता है हम कुछ ट्रॉफी जीत के आए, हम कुछ अवार्ड जीत के आए, तो एक अलग फीलिंग होती है। पर मैं सच बताऊं, आज भी इस उम्र में जब आपको कोई रिकग्निशन मिलती है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं या 10 लोगों के बीच में आपका नाम अनाउंस किया जाता है, वो एक बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए ये है कि MSME ने विमेंस डे पे हमको एक्नॉलेज किया, हमको फेलिसिटेट किया, जो कि पूरे मध्य प्रदेश से केवल 7 महिला उद्यमियों को उन्होंने चुना था। और बड़े गर्व की बात है कि उसमें मेरा भी एक नाम। वाकई ये बहुत गौरवान्वित अनुभूति होती है। अच्छा, बालिका गृह के बच्चों के लिए भी आप बहुत काम कर रही हैं, क्योंकि आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं, और आपको लगता है कि समाज ने आपको इतना कुछ दिया है तो क्यों ना हम समाज के लिए करें, ये आपका उद्देश्य भी और ये आपकी थिंकिंग भी है। तो बालिका गृह के बच्चों को किस तरह से ट्रेन करती हैं आप? एक्चुअली उसकी शुरुआत ऐसी हुई, प्रीति जी, कि हमारे साथ जो काम करने वाली टीम है उसमें बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कुछ ना कुछ फिनिशिंग के काम करती हैं, फॉल पिको के काम करती हैं, कोई लेस बटन लगाती है। तो उन औरतों ने धीरे धीरे हमसे बोलना शुरू किया कि दीदी हमको कुछ और काम ऐसा सिखाइए कि हमारा एक रोज़गार उनको मिले। तो उसके चलते हमने 2013 में अपना एक NGO रजिस्टर किया, और उस NGO के थ्रू हम स्लम एरियाज़ में और जो ये अर्बन पुअर हैं जिसमें बालिका गृह भी आता है, और कई गवर्नमेंट स्कूल्स में की लड़कियां हैं जो अदरवाइज़ शायद टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकती हैं, तो उनको हम लोग अपनी संस्था से लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग्स देते हैं। तो इसी में एक मौका मिला था बालिका गृह की बच्चियों को भी सिखाने का। तो अब देखते हैं वो बच्चियां बाहर निकलेंगी जब 18 होकर के, तो कुछ ना कुछ अपना रोजगार ज़रूर बनाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रेणु जी कि आपने इस तरह से महिलाओं को रोज़गार से जोड़कर उन्हें इस तरह से शिक्षित किया कि वे आगे चलकर अपने लिए रोज़गार मुहैया करा सकती हैं और अच्छे से जीविकोपार्जन कर सकती हैं, और कहते हैं कि गर्व से वो समाज में जी भी सकती हैं। और इस तरह के कार्य आपके जो होते रहते हैं वो आप कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार महिलाएं ना छोटी छोटी सी बातों में टूट जाती हैं, कुछ थोड़ी सी घर में कुछ बात हुई या कुछ दुख आया तो एकदम टूट
जाती हैं। और आपको जहाँ तक मैं देखती हूँ और पाती हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ा, जाना, समझा है कि आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। आपके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए और उस उतार चढ़ाव में भी आप एक पिलर बनकर अपने परिवार को संभालती रही, और किस तरह से, कहाँ से इतनी ऊर्जा और कहाँ से इतनी शक्ति संग्रहित करती हैं? देखिए, मैं ना शुरू से खिलाड़ी रही हूँ, तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर रही है। हम लोग बहुत जल्दी हारते नहीं हैं, और अप्स एंड डाउन्स हर एक की फैमिली में आते हैं, हर आदमी के प्रोफेशन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको फेस करना होता है। मेरी भी डिलीवरीज हुई तो फिर हमारा काम पीछे हुआ, बच्चे बड़े हुए, फिर सब कुछ लगने लगा कि सेटल हो गया। फिर मेरे हस्बैंड का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय बाई चांस ऐसा हुआ कि करीब 6 महीने वो बिस्तर पे थे। तो उनका काम, अपना काम, बच्चे, सब हो जाता है। एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या बात तो है? जो लोग आजकल कहते हैं ना कि न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि नहीं, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। क्या बात है, सच बात है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसकी स्ट्रेंथ ही कुछ और होती है। और आजकल जैसे एकल परिवार का चलन हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो संस्कार, वो दादी नानी का प्यार और वो शिक्षा बच्चों को कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं बच्चे। और जिस तरह से हम जो साथ में साझा रहते हैं और अपने सुख दुख को बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं वही ऊर्जा जो है, वो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो संग्रहित होती है और हम समाज में एक बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। वाकई बहुत अच्छी बात आपने बताई रेणु जी। रेणु जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वो अगर इस बुटीक संचालन में या इस तरह से कार्य करना चाहते हैं और अपना जीविकोपार्जन भी करना चाहते, तो उन्हें स्टार्टअप के लिए किस तरह की जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा, या किस तरह का उनको फंड्स चाहिए, या किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताइए। मेरी तो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रीति जी, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ माय मदर। पर आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग, स्टिचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, इस तरह की चीज़ें आपको सिखाते हैं। इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जैसे शूज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स हैं, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं, जो चूँकि गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो काफ़ी रीज़नेबली उनकी फ़ीस होती है। तो वो स्टूडेंट्स वहाँ से अपने कोर्सेज करने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एमएसएमई की हैं, स्टार्टअप इंडिया है, पीएमईजीपी हैं, इन तरह की स्कीम्स में जा कर के वो लोन ले सकते हैं और अपना एक खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और यदि कुछ बच्चे हमारे पास भी आना चाहते हैं, तो हम हमेशा उनको वेलकम करते हैं कि आइए, हमको ज्वाइन करिए और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। क्या बात है, क्या बात है। जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा रेणु जी, मावे द्वारा आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय एक जो महिला उद्यमी सम्मेलन था, उसमें भी आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जैसे एक मावे हमारा ग्रुप है, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह के कई एसोसिएशंस हैं जो कई स्टेट्स में और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप अकेले उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जब आप किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि आपको गाइड करने वाले, आपकी जैसी फील्ड में प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले बहुत तरह के लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही एक एसोसिएशन है और उसका अभी इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन हमारा भोपाल में 2 महीने पहले हुआ। तो उसमें 2 तरह की चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नए बायर्स मिले। हमको एक बिज़नेस का तरीका होता है B2C, कि आप मेरे पास आई, आपने अपनी पसंद की ड्रेस ली और आप गई। पर ऐसी एग्जीबिशंस में हमको B2B कनेक्ट मिलता है, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस हमको कनेक्शंस मिलते हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन से ये फ़ायदा होता है। तो मेरे पास ऑल इंडिया लेवल पे करीब 4 लोगों ने अप्रोच किया है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को ले करके दूसरी जगहों पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, दूसरे शहरों में बेचना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक बड़ी उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, अजीब या अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे ये सॉल्ट एंड पेपर बालों को देख करके मुझे एक फिल्म भी ऑफर हुई है OTT प्लेटफॉर्म पे, कि आपका ये वाला लुक हमको किसी OTT प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है। लेट अस सी क्या होता है, पर ये भी एक आउटकम है उसका। क्या बात है, क्या बात है। और हम तो आपको बहुत सारी गुड विशेस प्रेषित करेंगे कि हम आगे आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे रूप में भी देखें, और जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं। और नेचुरली जब हम कार्य करते हैं, समाज में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत तरह से लोगों को, हमारे
कार्यों का आकलन करते हैं, समझते हैं और उस तरह से जहां उपयोगी होते हैं अप्रोच भी करते हैं। रेणु जी, अगर हम बात करें आज के युवाओं की, तो आज के युवा अगर इसमें अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो उनको आप क्या मतलब नसीहत, संदेश और क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? आज की युवा पीढ़ी जो है ना, वो आपसे हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो चूंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं तो उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो ज़रूर आपके हमारे पास हमको आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से दुनिया के किसी भी देश से पीछे है। तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि नई पीढ़ी आए और हमारा जितना हिंदुस्तान का टेक्सटाइल है, फैब्रिक्स है, एम्ब्रॉयडरीज हैं, ब्लॉक प्रिंट्स हैं, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है, उसको बढ़ाएं। क्या बात है। अच्छा रेणु जी, जैसे कि हम कहते हैं कि जो परिधान है हमारी पहचान है, और खादी और जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के फैब्रिक्स में बाग है और महेश्वरी है, कलमकारी है, उसमें आप काम कर रही हैं। किस तरह के परिधान, युवाओं का रुझान और उससे थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं का रुझान किस तरह के परिधान में ज़्यादा होता है? यंग जनरेशन फ्यूजन ज़्यादा पसंद करती है। जैसे उनको डेनिम के साथ टॉप्स चाहिए हैं, शर्ट्स चाहिए हैं ऑफिस जाने के लिए, तो उसके लिए वो लोग खादी प्रेफर करते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स प्रेफर करते हैं। पार्टी वेयर में वो लोग चंदेरी, महेश्वरी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जरी का तार होता है। और आपकी हमारी जनरेशन जो है वो ट्रेडिशनल अटायर में साड़ी और सूट तो पहनती ही है। उसके अलावा भी आप और हम जो अपनी फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसिंग में भी यूज़ कर रहे हैं, तो डेनिम्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से स्काई इज़ द लिमिट, सारे ऑप्शंस हैं। सही कहा आपने, स्काई इज द लिमिट। अच्छा रेणु जी, आपका फेवरेट परिधान कौन सा है? अगर आप कैजुअली कहीं जाना चाहती हैं और पार्टीज में कहीं जाना चाहती तो किस तरह के फैब्रिक को प्रेफर करती हैं? रंगों का क्या सिलेक्शन रहता है आपका? मैं मोस्टली पेस्टल्स पसंद करती हूँ, बहुत चटक रंग मैं खुद के लिए नहीं पसंद करती हूँ। और शायद कुछ एक इमेज भी बन गई है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मेरे हस्बैंड को किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए इंदौर जाना था। उनने कहा तुम भी चलो, उनकी वाइफ भी काम करती है तो मुलाकात हो जाएगी। मैंने कुछ एक चटक रॉयल ब्लू कलर का महेश्वरी कुर्ता पहन लिया और कैन यू इमेजिन, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों ने कहा प्लीज़ तुम ना अपने सफ़ेद कुर्ते में आ जाओ। तो ये कहते हैं कि टाइप्ड हो जाते हैं कई बार, पर बड़ा सुकून मिलता है सूती कपड़ा पहन के। आप कहीं भी चले जाइए, तो पार्टीज़ में जाते हैं तो कोशिश रहती है कि साड़ी पहने, और बाकी समय चूँकि दिन में दौड़ भाग रहती है, वर्कशॉप भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, तो उसमें नॉर्मली डेनिम के साथ एक खादी का कुर्ता होता है, जैसे अभी भी है। 25 वर्षों का जो आपका सफ़र है उसको जल्दी से बताइए कि किस तरह से देखती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, पर लास्ट 10 इयर्स से थोड़ा सा लग के काम करना शुरू किया। पहले तो ये लगता था कि यार ठीक है, एक अच्छा पॉकेट मनी है, पर अब पिछले 10-12 सालों से मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। मैंने अपने आप को MSME के साथ रजिस्टर किया है, जिससे मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और आज की तारीख में मेरे 4 स्टोर्स में प्रेजेंस है हमारी। क्या बात है। रेणु जी, आप एक स्थापित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने आप को स्वयं स्थापित किया है। आप रोल मॉडल हैं, आपको कई लोग देख के फॉलो करते हैं, तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने मन की करिए, लेकिन किसी का नुकसान मत करिए, और जहाँ तक हो सके कि स्वदेशी का इस्तेमाल करिए। क्या बात है, ये सच बात है कि जो हमारी स्वदेशी चीज़ें हैं वो हमारी पहचान होती हैं। और रेणु जी से जब हमने बात की तो उनके लाइफ के बारे में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमने देखे, और किस तरह से एक महिला जो है आगे बढ़कर कार्य करती है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है और बढ़ती चली जाती है और हारती नहीं है किसी से। रेणु जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और आपसे बहुत अच्छी अंतरंग बातें हुई, और बहुत सारे रंगों के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, और हमारे परिधान के बारे में, खादी के बारे में हमें जानने का मौका मिला, और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। आप हमारे स्टूडियोज़ में पधारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम से हमारे फैब्रिक को और प्रमोशन मिले, और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका परचम और पूरे देश में और विदेशों में भी लहराता रहे, और खादी की हमारी पहचान को आप और दूर दराज तक भी फैलाएं। ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की पहचान है, हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमने अपने एक्सपर्ट से बहुत सुंदर बातें की, और एक फैशन डिज़ाइनर जो है
किस तरह से फैशन डिज़ाइनर का काम करते हुए किस तरह से अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाती हैं, ये भी आपने जाना। और छोटी छोटी सी चीज़ों से वो घबराती नहीं हैं। तभी तो कहते हैं कि आज की नारी किसी से ना हारी। नारी शक्ति कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।